बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रैबर्स। इस कहानी की शुरुआत में आसमान से एक मीटरॉइड समंदर में गिरता है। दरअसल ये एक छोटे से आइलैंड के पास है। वहीं पर मछुआरों की एक नाव होती है। वो उस रोशनी को समंदर में गिरते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये फ्लेयर गन का इशारा है। और जब वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर मीटरॉइड गिरा था, तो कोई अनजान बहुत बड़ी चीज उन्हें एक एक करके पानी में खींच लेती है। अगली सुबह आइलैंड के पुलिस ऑफिसर ओशे को दिखाया जाता है, जिसके साथ काम करने के लिए एक नई लड़की लिसा को बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ का जो चीफ ऑफ पुलिस है वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। हालांकि इस बात से ओशे खुश नहीं होता। वो चीफ ऑफ पुलिस से कहता है कि मैं अकेले सब कुछ संभाल सकता था, पर चीफ ऑफ पुलिस को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा शराब के नशे में रहता है। वहीं इस आइलैंड की पोर्ट पर दिखाया जाता है जहां पर दो वर्कर होते हैं। उनमें से एक वर्कर जिसका नाम रॉय होता है, उसे समंदर में एक अजीब सा क्रीचर मिला होता है। वो उस क्रीचर को अपने घर पर लाकर बाथटब के अंदर डाल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे इस क्रीचर के बदले अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वहीं ओशे और लिसा को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों बीच के किनारे पहुंचते हैं, क्योंकि आज वहां पर बहुत सारी मछलियां मरी हुई होती है। यहाँ पर एक डॉक्टर भी होते हैं जो इन्हें चेक कर रहे होते हैं। ये एक इकोलॉजिस्ट हैं जो ओशे को लिसा को बताते हैं कि इन मछलियों की मौत समंदर के अंदर ही हो गई थी, जिसके बाद बहकर ये किनारे तक पहुंच गई। मछलियों की बॉडी में बहुत गहरे घाव के निशान होते हैं। ओशे समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कई सालों से इस आइलैंड पर है और आज से पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। इसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम अपनी क्रेन से सभी मछलियों को समंदर के किनारे से हटा दो। कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमी के साथ समंदर के किनारे पर जाता है और मछलियों को वहां से हटा देता है। पर जब कॉन्ट्रैक्टर का आदमी अपना सामान लेने के लिए किनारे पर दोबारा जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे अंडे हैं। इस तरह के अंडे आज तक उसने कभी नहीं देखे। वो एक अंडे को उठा लेता है और तभी समंदर के अंदर से एक टेंटिकल आता है जो उसे अपने साथ समंदर में खींच लेता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने साथी को देखने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब जब रात हो जाती है तो हमें समंदर के किनारे एक घर को दिखाया जाता है। ये रॉय के साथी का घर है। रॉय वही आदमी है जिसे समंदर के किनारे आज अजीब सा क्रीचर मिला था। यह आदमी अपनी पत्नी के साथ घर पर होता है। तभी से बाहर से कुछ आवाज आती है और जब भी विंडो से बाहर देखता है तो वहां पर इसी का एक दूसरा साथी हवा में लटका होता है और अगले पल वो नीचे गिर जाता है। अब ये उसे देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी कोई चीज उसे आसमान में ऊपर खींच लेती है। ये देखकर उसकी पत्नी भी बाहर आती है और जब वो ऊपर देखती है तो वो उस अजीब से क्रिएचर को देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वो दरवाजे बंद कर लेती है, पर तभी उसकी नजर घर की चिमनी पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो क्रिएचर इस चिमनी से आ सकता है, और इससे पहले कि वो चिमनी को बंद करती, वो क्रिएचर उसे चिमनी से ही ऊपर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉय को दिखाया जाता है। जब वो अपने घर में पहुंचता है तो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। अब भी वो शराब पी रहा होता है और तभी वो बाथटब में देखता है जहां पर उसने क्रिएचर को छोड़ा था। अब वहां पर क्रिएचर नहीं होता बल्कि एक अंडा होता है। दरअसल वो क्रिएचर अब सीलिंग में चिपका हुआ होता है, जिसके बाद वो अपनी टेंटिकल से रॉय के ऊपर हमला करता है, पर अगले पल उसे छोड़ देता है। रॉय इस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद अगली सुबह वो ओशे से मिलता और उसे बताता है कि उसके ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया था, पर उसने उसे मार दिया। ये सब उस क्रिएचर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जब डॉक्टर उस क्रिएचर को देखता है, उसकी जांच करता है, तो बताता है कि मैंने आज से पहले इस तरह का क्रिएचर कभी नहीं देखा। रॉय बताता है कि इस क्रिएचर का साइज बहुत जल्दी बढ़ता है। जब सुबह मैंने इसे बाथटब में रखा था तो ये बहुत छोटा था, पर शाम होते होते ये बहुत बड़ा हो गया। ये इंसानी खून पीता है और रॉय ने इसका नाम रखा होता है ग्रैबर। इसके बाद ओशे लिसा के साथ समंदर के किनारे पर जाता है जहां से उसने कॉन्ट्रैक्टर को मछलियां हटाने के लिए कहा था। वो देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी अब भी वहां पर है। चाबी भी गाड़ी में लगी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कभी भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी गाड़ी इस तरह से नहीं छोड़ता था। ओशे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पास ही के घर में जाता है और ये रॉय के उसी साथी का घर होता है जिस घर में रात को क्रीचर ने हमला किया था और पति पत्नी दोनों को मार दिया था। यहाँ पहुंच के ओशे और लिसा को समझ में आ जाता है कि वो क्रीचर बहुत ही खतरनाक है। वो इंसानों को मार रहा है। अभी रॉय इनके पास आता और अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसके घर की दीवार टूटी हुई होती है और उसका बाथटब भी बाहर होता है जिसके अंदर उसने अंडा रखा था। इसका मतलब ये है कि उस अंडे से क्रीचर निकलकर यहाँ से भाग गया। रॉय ने ये भी बताता है कि ये क्रीचर सिर्फ पानी में रह सकता है। एक रात पहले बारिश हो रही थी, इसीलिए समंदर से वो क्रीचर बाहर आ गया और अब इन सब की चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जल्दी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और एक बार बारिशें होना शुरू हो गई तो वो क्रीचर बाहर आकर कई लोगों
को मार देगा। रॉय कहता है कि मुझे पता है कि उस क्रीचर ने अंडे कहाँ पर दिए होंगे, और इसके बाद वो समंदर के किनारे बहुत बड़ी चट्टानों के बीच में गुफा में इन दोनों को ले जाता है, लेकिन वो खुद अंदर नहीं जाता। जिसके बाद ओशे और लिसा अंदर जाते हैं, यहाँ पर कुछ फिशरमैन के कपड़े पड़े होते हैं। ये उन्हीं फिशरमैन्स के कपड़े होते हैं जिन्हें सबसे पहले ग्रैबर ने समंदर के बीचों बीच नाव में मारा था, और अब ये आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। पर उस आवाज़ से वो क्रीचर जाग जाता है, इनके ऊपर हमला करता है, पर किसी तरह से ये उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, इससे इनकी जान बच जाती है क्योंकि क्रीचर धूप में बाहर नहीं आ सकता। रॉय को यहाँ पर उस क्रीचर के बहुत सारे अंडे भी मिलते हैं, और वो कहता है कि जल्दी बारिशें शुरू होंगी, जिसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल जाएंगे और वो पूरे के पूरे आइलैंड पर हमला कर देंगे। ओशे और लिसा यहाँ पर मदद मंगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइलैंड पर आज कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए दोनों के दोनों डॉक्टर की लैब में जाते हैं ताकि इस क्रीचर की कोई कमजोरी पता लगा सके, और उस जगह से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ओशे इस क्रीचर पर आग लगा देता है, पर वहां पर जो फायर अलार्म होता है वो बच जाता है। पानी उस क्रीचर के ऊपर गिरता है और ये क्रीचर एक बार फिर से जिंदा होकर ओशे के मुंह पर चिपक जाता है, और ये ओशे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जल्दी ये ओशे के मुंह से उसे छुड़ा कर मार देते हैं, और अब रॉय भी अंदर आ जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये जो क्रीचर खून और पानी पर जिंदा रहते हैं, दरअसल अल्कोहल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके ब्लड में भी अल्कोहल होगा, वो अल्कोहल इन क्रीचर्स के लिए पॉइजन के समान होगा। और अब इस सब के सब यहाँ के बारटेंडर के पास जाते हैं क्योंकि आज रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो गुफा के अंदर जो क्रीचर है वो बाहर आ जाएगा। ये बारटेंडर से कहते हैं कि आइलैंड में जितने भी लोग हैं उन सबको हमें किसी न किसी बहाने शराब पिलानी होगी ताकि वो क्रीचर उन पर हमला ना कर सके। पर क्रीचर के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को क्रीचर के बारे में पता चला तो सब के सब डर जाएंगे। ओशे लिसा से कहता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे सबको बचाना है, लेकिन तुम्हें शराब पीनी होगी। हालांकि लिसा शराब नहीं पीती और वो ओशे के कहने पर शराब पी लेती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओशे से अब प्यार करती है। उसके शराब पीने के बाद उसके ब्लड को निकालकर उस क्रीचर पर डाला जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, और जब लिसा के ब्लड को उस पर डाला जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये अब पूरी तरह से कंफर्म है कि उस क्रीचर की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है शराब। इसके बाद ओशे और लिसा यहाँ के चर्च में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ओल्ड लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि तुम सबको आज बार में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मुफ्त की वाइन मिल रही है। सब के सब बार में चले जाते हैं क्योंकि ये ईरिश लोग हैं जो वाइन पीने के, शराब पीने के बहुत शौकीन हैं। वहां पहुंचने के बाद सब के सब शराब पी लेते हैं। वहीं ओशे और लिसा बाहर कार में बैठे होते हैं और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक आदमी अंदर से बाहर पी करने के लिए आता है क्योंकि अंदर वॉशरूम पूरी तरह से फुल होता है। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स आ चुके हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहां पर बड़ा क्रीचर यानी कि ग्रैबर आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। ओशे और लिसा एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर चले जाते हैं, पर लिसा से गलती से घबराहट में कार का हॉर्न बज जाता है, जिसके बाद ग्रैबर इनकी कार के ऊपर हमला कर देता है। और किसी तरह से दोनों कार से निकलकर बार के अंदर आ जाते हैं और वहां पर सभी लोगों को कहते हैं कि तुम सबको ऊपर जाना होगा। बार का जो ओनर होता है बताता है कि अब शराब खत्म हो चुकी है, अगर हमें शराब चाहिए तो दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, जो पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि बाहर ग्रैबर आ चुका है। अति अब बार के अंदर भी छोटे छोटे ग्रैबर्स आ चुके हैं, इसीलिए ओशे सबको ऊपर जाने के लिए कहता है और अब सब के सब ऊपर चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कैमरा लेकर बाहर चला जाता है, बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और वो बड़े ग्रैबर की फोटो खींचना चाहता है, लेकिन बड़ा ग्रैबर अपने टेंटिकल से हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। वहीं बार के अंदर सब के सब लोग घबराए हुए होते हैं। रॉय कहता है कि वो बड़ा ग्रैबर यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहाँ पर ओशे के लिए आया है क्योंकि ओशे के ऊपर उसने पहले हमला किया था और अब वो अपने शिकार को दोबारा यहाँ पर लेने के लिए आया है। ओशे कहता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। ओशे का बाहर जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि उसने अल्कोहल नहीं पिया और क्रीचर उसे मार सकता है। लिसा उसे बाहर जाने से रोकती है और कहती है क्यों ना हम इस क्रीचर को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाए क्योंकि वहां पर बुलडोजर है और उस बुलडोजर से हम इसे वहां पर फंसा लेंगे और जब सुबह होगी धूप निकलेगी तो ये क्रीचर अपने आप ही मारा जाएगा। ओशे को उसका प्लान अच्छा लगता है, इसलिए गाड़ी लेकर वो लिसा के साथ यहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल पड़ता है। क्रीचर यानी कि ग्रैबर
ग्रैबर इन्हें देख लेता है, वो इनका पीछा करता है। ओशे जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है तो नीचे ड्रम्स में बहुत सारा डीजल देखता है। वो प्लान बनाता है कि वो ग्रैबर को वहां पर गिराकर उस डीजल में आग लगा देगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। ग्रैबर उसके सामने होता है और बीच में वो जगह होती है जहां पर डीजल है। वो ग्रैबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आवाज लगाता है, पर ग्रैबर अपने टेंटिकल से उसे फंसा कर नीचे गिरा देता है जहां पर डीजल है। और अब ग्रैबर भी वहां पर आ जाता है। ओशे के पास फ्लेयर गन होती है जिससे वो डीजल में आग लगाने वाला होता है, लेकिन इससे उसकी भी मौत हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, लीसा बुलडोजर लाकर क्रिएचर को वहां पर फंसा देती है और ओशे को लेकर ऊपर जाती है, जहां वो उसे वाइन की बोतल देती है, क्योंकि उसे यहाँ पर वाइन की एक बोतल मिल गई थी। पर इससे पहले कि ओशे वाइन पीता, क्रिएचर का एक टेंटिकल उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। और जब वो ओशे को खाने वाला होता है कि ओशे उसके मुंह के अंदर सारी की सारी वाइन शराब डाल देता है, जिससे वो ग्रैबर वो क्रिएचर ओशे को दूर फेंक देता है। और अब ओशे के पास जो फ्लेयर गन होती है उससे वो डीजल के ड्रम पर फायर करता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे ग्रैबर मारा जाता है। दरअसल ये ग्रैबर आसमान से गिरे उसी मेट्रॉइड के साथ धरती पर आया था जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। इसका मतलब ये है कि ये ग्रैबर एक एलियन था और अब उसका खात्मा हो चुका है। साथ ही उसके जितने भी बच्चे थे उन्हें पहले से मारा जा चुका है और वैसे भी अब इंसानों को पता है कि इन ग्रैबर्स को कैसे मारा जा सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।